नमस्कार दोस्तों, DFAIS प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हिस्ट्री की क्लास में हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। ठीक है, मौर्य साम्राज्य तक हमने कंप्लीट कर लिया था, आज मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे। देखिए, मौर्योत्तर काल में कौन कौन से वंश हैं, देखिए पहले वंश पर एक एक नज़र डालेंगे हम। देखिए, शुंग वंश है, कण्व वंश है, सातवाहन वंश है, चेदी वंश है, यूनानी है, हिंदू वंश है, पहला वंश है और कुषाण वंश। ठीक है, तो ये क्रम में है मौर्योत्तर काल के वंश। ठीक है, 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक के काल को मौर्योत्तर काल कहा जाता है। तो मौर्योत्तर काल कब से कब तक है? 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक। 200 BC से 300 ईस्वी तक। ठीक, इस काल में मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद राजनीतिक एकता समाप्त हो गई तथा कई छोटे छोटे राज्य बन गए। इस स्थिति का फायदा उठाकर कई विदेशी शक्तियों ने भारत में आक्रमण कर दिया। ये देखिए, हम ये देखेंगे कि अंतिम मौर्य साम्राज्य का शासक कौन था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था भद्रथ। इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की। पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या की और शुंग वंश की स्थापना। शुंग वंश की देखिए, ये शुंग वंश की स्थापना क्यों हुई, इसका कारण क्या है? तो मौर्य साम्राज्य कमजोर हो चुका था, क्योंकि अब कमजोर उत्तराधिकारियों ने जन्म ले लिया। भद्रथ कमजोर उत्तराधिकारी था। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य थोड़ा कमजोर हो चुका था, इसलिए क्या क्षेत्रीय शक्तियां बढ़ने लगी थी। इसे हम कहते हैं विकेंद्रीकरण का योग। विकेंद्रीकरण ये केंद्रीकरण के विपरीत अवधारणा। देखिए, केंद्रीकरण में क्या होता है? केंद्रीकरण में शक्ति एक जगह एकत्रित होती है। इस प्रकार से समझेंगे, शक्ति केंद्रीकरण में क्या होता है? ये केंद्र है, सारी शक्ति केंद्र में एकत्रित होती है। ठीक, केंद्र, तो ये केंद्र शक्तिशाली होगा, मतलब राजा शक्तिशाली होगा, राजा ही सर्वोपरि होगा। ठीक है, तो ये केंद्रीकरण के उदाहरण। लेकिन विकेंद्रीकरण में क्या होगा? राजा की स्थिति कमजोर होगी, राजा की स्थिति कमजोर हो जाएगी। उसके बाद क्या है? क्षेत्रीय शक्तियां, जैसे विभिन्न क्षेत्र, कई क्षेत्र होंगे, जैसे कई क्षेत्र अपनी अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे और विकेंद्रीकरण की अवधारणा को जन्म देंगे। ठीक है, तो कई क्षेत्र उत्पन्न होंगे और वो उनकी अलग अलग शक्तियां होंगी। ठीक है, क्योंकि राजा कमजोर हो चुका है, केंद्र कमजोर हो चुका है, इसीलिए क्षेत्रीय शक्तियां अपना प्रभाव दिखाने लगेंगी। ठीक है, तो ये थी विकेंद्रीकरण की अवधारणा। तो यही बात कही गई है। इस काल में मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद राजनीतिक एकता समाप्त हो गई तथा कई छोटे छोटे राज्य बन गए। इस स्थिति का फायदा उठाकर कई विदेशी शक्तियों ने भारत में आक्रमण किया। देखिए, जैसे ही केंद्र कमजोर होगा, केंद्र मतलब राजा कमजोर होगा, देखिए क्षेत्रीय शक्तियों में इतनी ताकत नहीं है कि वो विदेशी आक्रमणों का सामना कर पाए। क्योंकि एक कारण ये भी है कि क्षेत्रीय शक्तियाँ आपस में लड़ती हैं। जब कोई केंद्र की सत्ता शक्तिशाली नहीं होगी तो क्षेत्रीय शक्तियाँ आपस में लड़ती रहेंगी, और यदि ये आपस में लड़ती हैं तो जो भी बाहरी सत्ता है, बाहरी शासक है, उनका आक्रमण करना सरल हो जाता है, क्योंकि इनकी शक्ति कमजोर हो जाती है, क्योंकि ये आपस में ही लड़ते रहते हैं। और चूंकि केंद्रीय सत्ता मजबूत नहीं है, इसलिए इनका प्रतिरोध करने की शक्ति किसी में नहीं है, इसीलिए विदेशी आक्रमणों का होना स्वाभाविक। मौर्योत्तर काल के जिन प्रमुख वंशों ने शासन किया उनमें प्रमुख थे शुंग 184 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व, कण्व 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व, सातवाहन 60 ईसा पूर्व से लगभग 250 ईसी, चेदी यूनानी या हिंदयवन, शक पहलव या पार्थियन कहते हैं इन्हें, कुषाण। ठीक है, तो एक एक करके हम सभी वंशों को पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, और समझते चले जाएंगे। शुंग वंश 184 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व, इसका समझना। ठीक है, शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग नामक एक ब्राह्मण ने की थी। उसने अंतिम मौर्य शासक भद्रथ की हत्या करने के बाद अपने वंश की स्थापना की। तो अंतिम मौर्य जो शासक थे भद्रथ, उनकी हत्या करी पुष्यमित्र शुंग ने और ब्राह्मण वंश की स्थापना की। ठीक है, ब्राह्मण वंश की स्थापना की पुष्यमित्र शुंग। गार्गी संहिता नामक पुस्तक में
पुष्यमित्र शुंग यवन आक्रमण एवं अन्य शुंग शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये गार्गी संहिता एक ग्रंथ है, तो इससे किसके बारे में जानकारी मिलती है? पुष्यमित्र शुंग यवन आक्रमण आदि के बारे में जानकारी मिलती है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि गार्गी संहिता का विषय क्या है, तो उसमें एक ऑप्शन होगा पुष्यमित्र का शासनकाल और इससे संबंधित अन्य घटना। तो ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। पुष्यमित्र शुंग के समय की प्रमुख घटना यवनों का आक्रमण है। तो देखिए पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल था, उसी समय देखेंगे आप यवनों का आक्रमण होता है शुंग शासक का। ठीक है, तो याद है पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो 2 अश्वमेध यज्ञ करने वाले सम्राट थे पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, तो ये फैक्ट हैं, आप याद रखेंगे। प्रीलिम्स और वनडे एग्जाम में ये फैक्ट पूछे जाते हैं, तो आपको इन्हें याद रखना। मनु तथा पतंजलि पुष्यमित्र के समकालीन और मित्र थे। ठीक है, तो मनु तथा पतंजलि पुष्यमित्र के समकालीन और मित्र थे। मनु ने मनु संहिता तथा पतंजलि ने महाभाष्य नामक पुस्तकें लिखी। तो ये आप याद रखेंगे, मनु की मनु संहिता और पतंजलि की महाभाष्य। तो इनका कालखंड पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में लिखी गई। शासनकाल पूछा जाता है कि पतंजलि की महाभाष्य किसके शासनकाल में रची गई है। तो ये पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में या मौर्योत्तर काल में रची गई। ठीक है, तो ये है, याद रखें। पुष्यमित्र के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र शासक बना। कालिदास के प्रसिद्ध ग्रंथ मालविकाग्निमित्र था। तो ये क्या है? पुष्यमित्र के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र शासक बना और कालिदास ने ये ग्रंथ लिखा है, ये है मालविकाग्निमित्र। तो मालविका नायिका है, इसमें मालविका नायिका है और अग्निमित्र नायक है। तो मालविका और अग्निमित्र के बीच जो प्रेम प्रसंग या जो विवाह से संबंधित जो वो हैं, इन सभी घटनाओं का वर्णन मालविकाग्निमित्र में कालिदास ने किया है। ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे। मालविकाग्निमित्र में मालविका नाम की नायिका है और अग्निमित्र नाम की नायक है। ठीक है, भागभद्र अथवा भागवत के समय में ही हेलियोडोरस ने विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ लेख खड़ा किया था। ठीक है, तो ये मौर्योत्तर काल में पुष्यमित्र के शासनकाल में ही जो भागभद्र थे, भागवत भी कहते हैं इन्हें, इन्हीं के समय में हेलियोडोरस था, इसने विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ खड़ा किया था। ठीक है, तो विदिशा मध्य प्रदेश में ही है, तो यहाँ गरुड़ स्तंभ खड़ा किया था भागवत हेलियोडोरस ने। ठीक है, याद रखें। शुंग वंश का 10वां और अंतिम शासक देवहूति था। ठीक है, अंतिम शासक था देवहूति, याद रख लेते हैं क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवहूति। ठीक, अब है कण्व वंश। वसुदेव ने अंतिम शुंग शासक देवहूति की हत्या कर 75 ईसा पूर्व के कण्व वंश की स्थापना की। सुशर्मा इस वंश का अंतिम शासक था। तो कण्व वंश के बारे में 2 बातें याद रखना है, पहला शासक, पहला और अंतिम। अंतिम था सुशर्मा और पहला था वसुदेव, इसने देवहूति की हत्या की थी। ठीक, अब आता है सातवाहन। ठीक है, सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था, जिसने कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके सात वंश की स्थापना की। तो यह हत्या का एक क्रम है कि अंतिम शासकों की सामान्यतः हत्या करके ही अपनी सत्ता को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ऐसे वृद्धरथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की, देवहूति की हत्या सुशर्मा ने की और सुशर्मा की हत्या करने वाले शासक हैं सिमुक। ठीक है, तो इन्होंने सातवाहन वंश की स्थापना की।